तो इतने सारे वजह थे क्या मौर्योत्तर काल के। अब जरा देख लेते हैं कि शिल्प संगठन और श्रेणी। श्रेणी वही लोग जो कि व्यापारी वर्ग के लोगों को, समूह को बोलते थे श्रेणी। शिल्पकार जो मूर्तिकार होते थे, जो बर्तन वगैरह भी बनाते थे, जो डिजाइनिंग वगैरह घर में नक्काशी वगैरह सब करते थे, जो क्राफ्टिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्राफ्ट का काम करना। अब ये क्या थे, कारीगरों एवं व्यापारियों का संगठन को क्या बोलते थे, श्रेणी। जो कारीगर जो उस समय जो काम उम करते होंगे, जो नक्काशी डिजाइनिंग वगैरह जो पत्थर में जो करते होंगे, तो और उनके जो व्यापारी लोग होते थे उनके ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते थे, श्रेणी। अब ये श्रेणियाँ क्या करेंगी, बहुत सारे डिसीजन लेंगी, जैसे व्यापार कैसे करना है, किनसे करना है, किनसे नहीं करना है। हर एक व्यापारी, जैसे आज दुनिया में व्यापार कैसे चलेगा उसके लिए WTO है ना भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वही तय करता है ना कि व्यापार करने का जो रूल रेगुलेशन होता है, जो वैश्विक लेवल पे होता है, जो ग्लोबल लेवल पे होता है, तो वो वही तय करता है। तो उस समय कौन तय करता होगा, श्रेणी लोग। तो कारीगरों एवं व्यापारियों के संगठन को क्या बोलते हैं, शिल्प संगठन या फिर श्रेणी बोलते हैं। अच्छा, यही देखो एक चीज़ और ये भी काम करता था, सदस्यों के पारिवारिक विवादों का न्याय। मतलब अगर उस व्यापारिक सदस्य में से कोई व्यापारिक वर्ग के किसी मेंबर में अगर किसी फैमिली में कोई डिस्प्यूट वगैरह का अगर मामला हो गया, ये लोग आपस में निपटा लेते थे। पंचायती वगैरह कर लेते होंगे, चलो भाई टेंशन मत लो, होता है, छोटा मोटा बात है। तो न्याय वगैरह भी आपस में ये लोग कर लेते थे। इसके अलावा देखो निर्मित कानून, ध्यान देना, इनके द्वारा जो भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये ऐसा नहीं कि इलीगल है, राजा इसको परमिशन दिए हुए हैं कि तुम अपने हिसाब से कानून बना सकते हो। ये एक कह सकते हो उस हिसाब से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनरी जो है बॉडी थी, इसको मान्यता प्राप्त था कि तुम जब न्याय करते हो पारिवारिक विवादों का, तो उस परिवार को मानना पड़ेगा वो बात, वो जो तुम जो भी फैसला करोगे उस परिवार को मानना पड़ेगा। इसके अलावा जो निर्मित कानून होंगे, इनके जो कानून ये बनाएंगे, ये कानून राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए श्रेणी को हल्के में मत लो, ये बहुत ही ताकतवर समूह था उस समय का, क्योंकि इसी से पता चलता है कि व्यापार उस समय कितना ज़बरदस्त था। इसके अलावा देखो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चूँकि लोगों को एजुकेशन से भी तो जोड़ना ज़रूरी है। सदस्यों को तकनीकी, उस समय भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती थी, जैसे आजकल जो जितने भी सारे जो MBA जो BTech वाले लोग जो करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो मार्केट के डिमांड के हिसाब से आपको पढ़ाई किया जाए। एक तरह से ये वोकेशनल कोर्स भी है, आपको मतलब कि उसी चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आपको बेनिफिट हो, ठीक है। तो सदस्यों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, मतलब उस समय भी लोग MBA टाइप का कुछ डिग्री वगैरह लोग लेते थे। तो व्यापारिक यानी कि बिजनेस की जो पढ़ाई लोग तब भी करते थे, ठीक है। और एक चीज़ देखो, वस्तुओं का मूल्य कौन निर्धारित करेगा, वस्तुओं का, जो किसी भी वस्तु का कीमत कौन तय करेगा, यही श्रेणी। ये बड़ा यूनिकनेस नहीं लग रहा है कंसेप्ट। आज कोई भी चीज़ मार्केट में रेट तो कौन तय करता है, हाँ, हर बार सरकार तय नहीं करता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन वाले भी करते हैं। जैसे कि मंडी में किसी चीज़ का कीमत क्या होगा, प्राइवेट वाली मंडी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कई बार मंडी के लोग करते हैं डिमांड सप्लाई के हिसाब से। कोई वस्तु अगर ज़रूरत से ज़्यादा आ गया तो उसका रेट कम हो गया, नहीं है तो फिर उसका रेट, देखो उस समय भी फ्लेक्सिबिलिटी थी। यानी एक तरह से अगर हम बात करें तो मौर्योत्तर काल में व्यापार में उदारीकरण दिखता है, लिबरलाइजेशन। वहाँ पे राजा व्यापार से अपने आप को अलग रखता था कि ठीक है व्यापार करो, तुमको टैक्स चाहिए, राजा का काम व्यापार करना नहीं है, बल्कि इन लोगों का काम है व्यापार करना। तुम लोग को कानून बनाने का भी ताकत वाकत सब दिए हुए हैं, बस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण कौन करता था, यही। और सबसे मज़ेदार बात, बैंकिंग कार्य से भी जुड़े हुए थे। मतलब कि किसी, अच्छा बैंक का काम क्या होता है, ऋण देना, यही काम होता है ना, ऋण देना और उस पर से ब्याज लेना। मतलब लोन देंगे, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हम लेंगे, बैंक को तो यही फ़ायदा होता है। अच्छा, लोन कौन लेगा, जो व्यापारी वर्ग होंगे, जिनको सामान वगैरह मंगवाना पड़ता होगा। तो ये कर्ज वगैरह भी अगर कुछ लेना, किसी व्यापारिक वर्ग को अगर मान लो कर्ज चाहिए तो राजा के पास जाने का जरूरत नहीं है, इन्हीं से ले लो और फिर तुम टाइम के हिसाब से चुका दो। नहीं चुकाओगे फिर ये पनिशमेंट भी देंगे, क्योंकि अपने रूल में दिया हुआ है कि गड़बड़ करोगे तो फिर हम पनिश भी कर सकते हैं। तो देखो व्यापार और वाणिज्य का मौर्योत्तर काल में, तुम देखो मौर्य काल को भी हम पढ़े, लेकिन मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में डिफरेंस क्या दिखा आपको। मौर्य काल में इतना रेगुलेशन तरीके से, रेगुलेट तरीके से व्यापार नहीं हो रहा था जितने अच्छे रेगुलेशन तरीके से मौर्योत्तर काल में हुआ। एक वेल प्लान्ड, एक अच्छे से कानून के माध्यम से शासन चल रहा था। जबकि वहाँ पर क्या था,
हम पढ़े थे ना, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, जबकि ये डिसेंट्रलाइजेशन दिख रहा है। अगर हम व्यापार करने की अथॉरिटी अगर किसी खास ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि चलो ठीक है व्यापार वाला हिसाब तुम देख लेना, बाकी हमको सिर्फ कर से मतलब है, तो राजा उतना इंटरवेन कर रहे हैं क्या? देखो कोई भी किसी भी शासन काल में अगर राजा जरूरत से ज़्यादा एक्टिव होगा तो व्यापार नहीं हो पाएगा। वर्तमान सरकार में भी देख लो, अगर जरूरत से ज़्यादा एक्टिव अगर टाइट करने की कोशिश करेगा व्यापार हो पाएगा क्या? नहीं। तुम गौर करना, किसी भी जिस भी देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खराब है, जिसका रैंकिंग खराब है, वहाँ पे तुम देखना कि केंद्र की जो ताकत है वो ज़्यादा है, ऑटोनॉमी कम दे रखा है, तो ऐसे में व्यापार हो पाएगा क्या? नहीं है। व्यापार करने के लिए व्यापारी लोगों को आपको स्वायत्त देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा ना। एक चीज़ लास्ट टॉपिक आज का हम लोग देख लेते हैं, सामाजिक विशेषता। ये तो पूरा बिजनेस से रिलेटेड पूरा हम लोग पढ़ लिए कि क्या मामला था वहाँ का। तो शिल्प श्रेणी संगठन वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया।